दोस्तों अब यहाँ तक आ गए यार, तो इसका मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है जीके। जीके का पोर्शन जो कि सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों आज आपके लिए टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हर इंपॉर्टेंट एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप जरूर जान जाएंगे कि ये सभी पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा, केवल 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में जैसे आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं वैसे डेली जीके भी पढ़िए। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टम के समझौते में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, किस पुत्र ने? देखिए दोस्तों, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो उसके पुत्रों ने बाद में अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, यानी कि उनके पुत्र कायर निकले और बाद में अंग्रेजों के साथ मिल गए, पर एक पुत्र ने बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टम के समझौते में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। और उसका क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था फतह फैदर। फतह फैदर हैदर अली का पुत्र था और उसने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डेली एक सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में दिल्ली, श्रीनगर, मकराना या काबुल, इनमें से क्या सम्मिलित था? तो दोस्तों रणजीत सिंह के राज्य में उस वक्त यानी कि जो पंजाब का राज्य था उसमें आपका श्रीनगर सम्मिलित था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, श्रीनगर। दोस्तों जैसे आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं वैसे डेली अगर आप जीके के पढ़ते हैं तो जीके के मास्टर बन जाएंगे, एकदम मास्टरमाइंड बना देंगे आपको। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तीसरे का आंसर देना है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? फंस गए ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और जी हिस्ट्री छोड़ देख के भागना मत, बीच में आपको साइंस, ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चन मिलेंगे, सभी के क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे मज़ेदार क्वेश्चंस लास्ट में ही दिए हुए हैं। दोस्तों आपका दलीप सिंह, दलीप सिंह दोस्तों आपका सिख राज्य का अंतिम राजा थे। दलीप सिंह, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा तीसरे के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों आपका चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित था। मांडा साम्राज्य था, मांडा साम्राज्य था, चिनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पांचवा क्या बनना है? हड़प्पा कालीन रोपड़ स्थल पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? वर्तमान का पंजाब, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। दोस्तों आपका जो रोपड़ है ये हड़प्पा काल का जो स्थल है वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन देख लीजिए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जरूर धोखा खा जाओगे दोस्तों, जरूर धोखा खा जाओगे। पशुपति या देवी माता लगा रहे हो, बिल्कुल गलत है। पशुपति या देवी माता तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों जो मुख्य उपासना लक्षण था वो था प्रकृति, प्रकृति की पूजा वैदिक धर्म का मुख्य उपासना लक्षण है। पशुपति और देवी माता ये दोनों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में पूजा जाता था। चलिए दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें कैसी हैं? उपनिषद पुस्तकें कैसी हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर? बिल्कुल बिल्कुल धोखा खा गए और धर्म पे लगा दिया, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है दोस्तों। उपनिषद पुस्तकें आपके दर्शन पर आधारित, दर्शन शास्त्र पे, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी पे आधारित है आपका उपनिषद। और आपने सोचा कि हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं, धर्म पे लगा दिया, ऐसे ही गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, इधर उधर ध्यान भटकाना नहीं है। अरे अभी से थक गए यार, 8वां क्वेश्चन है अभी तो 30 तक जाने हैं और 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों लाया हूँ जो जरूर पूछा जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? अगर आप रेगुलर मेरे जीके का अध्ययन करते हैं तो आपका कोई 25 में से कम 15 क्वेश्चन फंस जाएंगे दोस्तों। अक्सर एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 15 तो फंसेंगे ही फंसेंगे। चलिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो दोस्तों सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, आपका सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाली ग्रंथों में गांव का मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है दोस्तों? आंसर देंगे सभी। 9वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। पाली किसके ग्रंथ है? तो दोस्तों बौद्धों के ग्रंथ। चलिए दोस्तों 10वां, अरे अभी से थकना नहीं है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नौकरी छीननी है और इतना सा देखने में थक गए। चलिए, अगर पढ़ते पढ़ते थक जाओगे तो कैसे नौकरी मिलेगी? ऐसे तो नौकरी नहीं मिलेगी यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही। डेली जैसे करंट अफेयर पढ़ते हो वैसे जीके पढ़ने की आदत डाल लो ना, मास्टरमाइंड बन जाओगे, कसम से बता रहा हूँ। प्रथम मगध साम्राज्य का
उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? आंसर देंगे दोस्तों, चौथी सदी, छठी सदी, दूसरी सदी या पहली सदी? आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आपका 6वीं शताब्दी में हुआ था, 6th सेंचुरी में। 6वीं शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। 11वां क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। डेली आपको एक सेट मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में। देखिए बिल्कुल नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, पर आप इस वक्त हो सकता है भूल गए हो। दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र आपका लिच्छवी में स्थापित किया गया था। सॉरी दोस्तों, लिच्छवी में आपका स्थापित किया गया था। सॉरी, मैंने किस लिए बोला, नहीं ध्यान दिया होगा आपने। चलिए कोई बात नहीं, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी में स्थापित किया गया था। 12वां, देखिए साइंस के क्वेश्चन आ गए ना। बोला था जो यहाँ तक टिके हुए होंगे उनको मजा आने वाला है। अब क्लास में मजा आने वाला है। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अरे जल्दी जवाब दो दोस्तों, सभी को पता होगा। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए, कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए सारे दोस्तों। आपका 1200 से 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन, 1200 से 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में समझ में नहीं आता है वो इंग्लिश में देख ले। पर मैं बोल तो रहा हूँ यार, हिंदी तो आती होगी, आखिर हिंदुस्तानी है हम, इंडियन है तो हिंदी तो आती होगी। हमें अंधेरे में देखने पे आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है। दोस्तों, उस बैंगनी वर्णक का क्या नाम है? दोस्तों, उस बैंगनी वर्णक का आपका नाम है रेटिनिन। रेटिनिन आपका नाम है उस बैंगनी वर्णक का, जिसकी वजह से हम अंधेरे में भी देख पाते हैं। चलिए दोस्तों, 14वां क्वेश्चन। अभी से थकना नहीं है, थकना बिल्कुल नहीं है। जब तक थकना नहीं है, कब तक नहीं थकना? जब तक हमें नौकरी मिल नहीं जाती। विटामिन B2 का क्या नाम है? विटामिन B2 का क्या नाम है? दोस्तों, आपका विटामिन B2 का जो नाम है वो है थायमिन। थायमिन क्या है? विटामिन B2 का नाम। और ए क्या है? तो ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का नाम है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन देख लो यार, अगर अभी तक यहाँ तक पढ़ रहे हो सभी को पता होगा। अगर आप जरा से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हो, जी के पढ़ने का कीड़ा है आपके अंदर, तो आपको पता होगा ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, गारंटी है। आदमी के कंठ के किस भाग को आउटू उद्धर यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? बस फंस गए ना यहीं पे, कहा था ना लास्ट में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। आपका जो थायराइड उपास्थि होती है उसे कंठ के आउटू एप्पल या एडम एप्पल कहा जाता है। क्या? आउटू एप्पल कहा जाता है किसको? थायराइड ग्रंथि को, या थायराइड उपास्थि। थायराइड H आकार की होती है, हमारे गले में H आकार की ऐसे एक हड्डी होती है, उसी को थायराइड हड्डी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, कितना मजेदार क्वेश्चन है। जब कोई व्यक्ति रोता है, कभी रोए हो क्या? नहीं रोए हो, कोई बात नहीं, रोने की क्या ज़रूरत है यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा, कोई भी नौकरी जरूर ले लेनी है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। जब कोई, अगर आपने देखा होगा, कभी रोए होगे ब्रेकअप रोकअप की वजह से, तो जरूर आपकी नाक से जल निकलने लगा होगा, पानी निकलने लगा होगा। किस ग्रंथि की वजह से होता है? किस ग्रंथि की वजह से होता है ये? दोस्तों, जब आप रोते हो और आपके नाक से जल निकलता है तो वो होता है अश्रुकारी ग्रंथि की वजह से। अश्रुकारी, कभी रोए हो क्या? अगर नहीं रोए हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। पर अगर कभी किसी को रोते देखना तो उसके नाक से जल निकल रहा होगा, तुरंत बताना अश्रुकारी ग्रंथि की वजह से निकल रहा है। याद रखो यार, कोई भी ट्रिक से याद रखो। सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतया निषेचन होता है। किस में होता है? फिर से धोखा खा गए, योनि में लगा दिया, गर्भाशय में लगा दिया, बिल्कुल गलत है। कौन सा बेवकूफ़ योनि में लगा रहा होगा, गर्भाशय में लगा रहा होगा। गर्भाशय में बिल्कुल निषेचन नहीं होता, निषेचन होता है आपका डिंब वाहिनी नली में। डिंब वाहिनी नली, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 17 के लिए। चलो, मज़ेदार क्वेश्चन है ना, तो एक बार लाइक जरूर कर देना सेशन को, अगर यहाँ तक देख रहे हो यार तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग देख पाते हैं। जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? अब ये तो आपने जरूर देखा होगा यार, ये तो आपको पता ही होगा कि जब आंख में धूल चली जाती है तो हम आंख को मलते हैं धूल निकालने के लिए, और तुरंत आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें लाल हो जाती हैं हम कहते हैं ना, तो कौन सा अंग लाल हो जाता है? ऐसा तो है नहीं पूरी आंखें लाल हो गई तो रेटिना वोटिना लाल हो गया, चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। कौन सा अंग लाल हो जाता है दोस्तों? आपका नेत्र शेषलमा, कंजक्टिवा,
जो होता है वो गुलाबी हो जाता है, वो असल में गुलाबी हो जाता है, लाल हो जाता है नहीं। आज से ये मत कीजिएगा कि आँख लाल हो गई, आज से कहना आंखें गुलाबी हो गई। गुलाबी देख के मजे नहीं लेने, आंखें गुलाबी हुई हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है फंस गए ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? तो दोस्तों आपका मोहम्मद रजा खान को इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। ए राइट हो जाएगा। हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? रॉबर्ट दोस्तों हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? डलहौजी हरामखोर ने जो हड़प नीति बनाई थी उसके अंतर्गत आपका अवध को नहीं हड़पा गया था, बाकी झांसी, सतारा, नागपुर तीनों उस हरामखोर ने हड़प लिए थे। तो हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य अवध था आपका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन था, किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? सभी को पता होगा दोस्तों, इसमें तो दिमाग मत खाना। आपका पाली भाषा को बौद्ध के प्रचार के लिए यूज किया गया था। संस्कृत भाषा तो वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए यूज हुई थी। वेद सब संस्कृत में ही लिखे गए थे। संस्कृत बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? हाँ याद आ गया ना, ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पर अभी कंफ्यूज हो कि क्या लगाना है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, घोड़े को बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। घोड़ा हो गया आपका बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक का रूप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 23। अरे यार बस कुछ और बचे हैं, थकना नहीं है, जब तक नौकरी ना मिल जाए रुकना नहीं है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो बच्चा जानता होगा, कक्षा 4-5 में 4-5 में ये क्वेश्चन बताया जाता है, तभी से रटे बैठे रहते हैं। कुंडल ग्राम में या कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। सभी को पता होगा यार, नहीं पता है तो और मेहनत करने की ज़रूरत है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना? बौद्धों के लिए जैसे हमारे लिए हिंदुओं के लिए गीता पवित्र होती है, वैसे बौद्धों के लिए कौन सी रचना सबसे ज़्यादा पवित्र? दोस्तों इसमें जितने भी लिखे हुए ना, चारों के चारों बौद्ध ग्रंथ ही हैं। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ नहीं है, कौन सा नहीं है। चारों के चारों आपका बौद्ध ग्रंथ। जातक कथाएं भी बौद्ध ग्रंथ में, धम्मपद भी हैं, पिटक भी हैं, बुद्ध रचित। पर दोस्तों आपका जो धम्मपद है वो गीता के समान पवित्र रचना मानी जाती है। पिटक की अगर हम बात करें, पिटक कहाँ गया? पिटक तो ये त्रिपिटक होते हैं, 3 पिटक लिखे गए। और जो जातक कथाएं हैं वो पुनर्जन्म की जातक कथाएं हैं। चलिए दोस्तों बस 5 और दोस्तों, ज़्यादा नहीं। देखो अभी 13 मिनट हो रहे होंगे, 15 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन खत्म कर देने। देखो कितने ईजी हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? 15 मिनट में 30 क्वेश्चन रोज मिल जाएंगे आपको, क्या बुरा है यार, बैठे बिठाए मिल रहा है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कंडो? बहुत लोग उठा के कंडो लगा देंगे। कंडो आपका बिल्कुल गलत है। थोड़ा जहाँ अजीब दिख रहा है वो वही लगा दो। ये मानसिकता बहुत गलत होती है कि जो थोड़ा अजीब दिख रहा है ऑप्शन वही लगा देंगे बच्चे। कई बार मैंने भी किया है पर गलत हो जाता है। मौर्य आपका सर्वाधिक प्राचीनतम राजवंश है, मौर्य। दोस्तों यहाँ तक देख रहे हो यार तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लोगे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने या खरगोन ने? गौतम बुद्ध ने तो कुछ भी नहीं बनवाया था दोस्तों, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल कट हो गया। तो दोस्तों सांची का स्तूप आपका अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अशोक महान ने। निम्नलिखित में से तंत्रिका कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तंत्रिका कौन सा भाग आंतरिक अंग की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? जो बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, अगर इसका क्वेश्चन दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। 27वें का आंसर हो जाएगा आपका प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम आपकी आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बस एक और, ये लास्ट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि है? बिल्कुल कहा था ना लास्ट में मिलेगा अच्छा सवाल, लास्ट में दमदार क्वेश्चन मिल रहा है ना। कौन सी संधि कोर संधि है? दोस्तों आपके जो एल्बो जॉइंट होता है, यानी कि जो कोहनी संधि होती है उसको कोर जॉइंट बोलते हैं, कोर जॉइंट बोलते हैं। तो दोस्तों आज की सेट में हमने 28 क्वेश्चंस कवर किया है। रोज आपको एक सेट मिलेगा। जैसे आप डेली का करंट अफेयर पढ़ते हो वैसे आप डेली का एक सेट जीके का पढ़ लो, जीके क्विज का पढ़ लो,
30 से लगभग क्वेश्चन होंगे, दमदार क्वेश्चन, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने लायक। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बोल दो यार, जय हिंद जय भारत।